आजकल हमारी मीडिया का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिर चुका है ना कि कोई खबर झूठी है या सच्ची ये दिखाने से पहले वो किसी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं समझते। और स्पेशली हाई प्रोफाइल केसेस में तो मीडिया सिर्फ र्यूमर्स और न जाने फॉल्स एलिगेशंस लगाने का काम करती है। जब कोई खबर न्यूज़ चैनल एंड सोशल मीडिया पर फैल जाती है या जब किसी केस में हैवी मीडिया कवरेज होती है तो बहुत सारे फैक्ट्स एंड डेटा या तो गलत होते हैं या फिर इंटेंशनली केस को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है ताकि उन्हें टीआरपी मिल सके। यहाँ तक कि टीआरपी के लिए केस को और भी ज़्यादा सेंसेशनल बना दिया जाता है। ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि एटलीस्ट कोई ऐसा हो जो जनता के सामने फैक्ट्स लाए जिस पे भरोसा किया जा सके। आज का केस भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर एक सच बाहर आने से पहले ही मीडिया इतना गिर गई कि उसने इस केस को अपनी तरफ से एक नया रंग देने की कोशिश की, वो भी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन वेरीफाई किए। मीडिया ने जनता में झूठ फैलाना चालू कर दिया। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वॉचिंग भावना क्लिप्स। 20 सितंबर 2024 को शुक्रवार के दिन बेंगलुरु के व्यालीकवल में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कई दिनों से तेज बदबू आ रही थी, पर अब यह बदबू बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। लोगों ने इस बदबू के बारे में पता लगाना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये बदबू तो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के घर से आ रही है। जब सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस घर के मेन डोर पर तो ताला लगा हुआ है। इसलिए पड़ोसियों ने इस बिल्डिंग के मकान मालिक जीवन राम को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। फर्स्ट फ्लोर के इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहती थी। जब मकान मालिक ने उसे कॉल किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। इधर स्मेल लगातार बढ़ती जा रही थी जो अब टॉलरेट करना मुश्किल हो गई थी, इसलिए फ्लैट का खुलना बेहद ज़रूरी हो गया था। तो मकान मालिक ने महालक्ष्मी ने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स दिए हुए थे, जो कि उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर था, उस पर कॉल की। महालक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी ने कॉल उठाई तो मकान मालिक ने बताया कि तुम्हारी छोटी बहन महालक्ष्मी के घर से बहुत तेज़ बदबू आ रही है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है, फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। लक्ष्मी ने ये बात अपनी माँ और भाई हुक्म सिंह को बताई। अब शाम के 7 बज रहे थे, इसलिए सबने डिसाइड किया कि वो महालक्ष्मी के घर अगले दिन सुबह जाएंगे। 21 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी के घर वाले उसके घर पहुंचे। उन लोगों ने स्पेयर की का यूज़ करके उसके अपार्टमेंट का ताला खोला और अंदर गए। उस फ्लैट से इतनी बदबू आ रही थी कि एक पल भी वहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल था। ये 1 BHK फ्लैट था, इसलिए मेन डोर सीधा एक रूम में खुलता था। सबसे पहले महालक्ष्मी की माँ मीना राणा हिम्मत करके अंदर घुसी और उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी मोबाइल फ़ोन से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। दोनों कैसे भी करके अंदर गए। लक्ष्मी ने रूम से अटैच कंबाइंड बाथरूम में टॉयलेट को चेक किया, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई गंदगी नहीं थी जो इस बदबू की वजह हो। रूम भी छोटा सा था और वहाँ कोई बेड भी नहीं था, बल्कि ज़मीन पर एक चटाई, बेडशीट और एक चादर पड़ी हुई थी, जिसके बगल में एक ब्लैक कलर का बड़ा सा सूटकेस रखा हुआ था। ये सब देखकर उन दोनों की सांसें काफ़ी तेज़ हो गई थी। तभी उनकी नज़र पास में रखे फ्रिज पर जाती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बदबू आ रही थी। ये देखते ही महालक्ष्मी की माँ की हिम्मत टूटती जा रही थी, पर अपने इमोशंस को संभालते हुए उन्होंने फ्रिज खोल दिया। फ्रिज का डोर खुलते ही बेहद गंदी स्मेल बाहर निकली, जिस वजह से ये दोनों फ़ौरन दूर जाकर खड़े हो गए। जब तक दिमाग कुछ समझने की कोशिश कर पाता, तब तक कुछ ही सेकंड में उनकी नज़र में कुछ ऐसा आया जिससे उनकी चीख निकल पड़ी। फ्रिज के तीनों शेल्फ्स में महालक्ष्मी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। टॉप शेल्फ में उसका पैर और बॉटम शेल्फ में उसका सर कटा हुआ पड़ा था। ये मंजर इतना खौफनाक था कि शायद ही कोई शख्स इस मंजर को देख पाए। चीख पुकार सुन आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस मामले की खबर फ़ौरन पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है, पर बदबू की वजह से पुलिस के लिए भी उस कमरे में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए सभी पुलिस वाले डबल मास्क लगाकर अंदर गए। पुलिस के पहुंचने के बाद क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन के लिए मेडिकल स्टाफ के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी वहां पर पहुंच गई। घर में किसी भी तरह की ज़बरदस्ती एंट्री के साइन नहीं थे, यानी कोई जोर ज़बरदस्ती से अंदर नहीं आया होगा, ये बात तो क्लियर हो गई थी। पर हमारी मीडिया ने जिस तरह से क्राइम सीन को इलेबोरेट किया वो रियलिटी से बिल्कुल उल्टा था। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि अपराधी इतना शातिर था कि उसने बड़ी सफाई से क्राइम सीन को साफ कर दिया ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत न मिल पाए। फॉरेंसिक टीम ने लाश के टुकड़ों को और उस रेफ्रिजरेटर को सील करके लैब में भेज दिया।
शरीर के टुकड़ों की गिनती जब शुरू हुई तो पहले सिर्फ 30 टुकड़ों की बात सामने आई, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये सामने आया कि महालक्ष्मी के शरीर के टोटल 59 टुकड़े किए गए थे। जांच के बाद ये बात भी रिवील की गई कि बॉडी पार्ट्स एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच गए हैं, जिस वजह से उसमें कीड़े लग गए हैं। इस बात से ये भी साफ था कि कत्ल हुए काफ़ी दिन बीत गए थे, पर क्योंकि बॉडी फ्रिज के अंदर थी इसलिए स्मेल बहुत दिनों तक घर के बाहर नहीं जा पाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में खंगालना शुरू किया, जिससे इस केस की कड़ियाँ खुलना शुरू हुई। महालक्ष्मी की माँ मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के रहने वाले थे। आज से 35 साल पहले वो काम की तलाश में बेंगलुरु में आकर बस गए थे। इनके 4 बच्चे थे, 2 जुड़वा बेटियां महालक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी, बेटे हुक्म सिंह और नरेश। महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास के साथ हुई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंता से अलग रहने लगी थी। ऐसे में पहला शक पति पर ही जाता है, इसलिए पुलिस की लिस्ट में हेमंता दास सस्पेक्ट नंबर 1 था। हेमंता की मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप थी। वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी फैशन फैक्ट्री नाम के क्लोथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। हेमंता ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई होती थी। दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था, लेकिन ये हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले 4 महीने तो महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को अपने साथ रखा, लेकिन बाद में उसे हेमंता के पास भेज दिया। महालक्ष्मी बस 10 से 15 दिन में एक बार अपनी बेटी से मिलने आती थी और अभी 25 से 30 दिन पहले भी वो अपनी बेटी से मिलने उसकी शॉप पर आई थी। इन दोनों के अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिन तो अपनी माँ के साथ रही, लेकिन बाद में व्यालीकवल के 1 BHK अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी तकरीबन 5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो अपनी जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती और देर रात 10:30 बजे तक घर आती थी, इसलिए उसका मोहल्ले में किसी से कोई ज़्यादा खास इंटरेक्शन नहीं होता था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा था और वो लड़का कुछ दिन के लिए उसके साथ उसके घर पर भी रुका था। पुलिस के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की थी। इस राज की गहराइयों से पर्दा हटाने के लिए पुलिस की कई टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। सबसे पहले महालक्ष्मी की कॉल डिटेल्स निकाली गई। साथ ही साथ एक टीम आसपास के एरिया में लगे CCTV फुटेज खंगालने लगी और एक टीम हेमंता से दोबारा पूछताछ करने लगी। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास तब आना शुरू हुई जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक होने लगा। हेमंता ने पुलिस को 3 नाम बताए। एक उस स्टोर के मैनेजर का जहां वो काम करती थी, दूसरा एक कॉमन फ्रेंड का और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को उसके कातिल होने का पूरा शक था, क्योंकि एक दिन हेमंता ने महालक्ष्मी का मोबाइल चेक किया तो उसने उन दोनों की चैट्स पढ़ ली थी और वही शख्स उनके रिश्ते टूटने की वजह भी था। इस शख्स का नाम था अशरफ, जो बेंगलुरु में काम करता था और उत्तराखंड से बिलोंग करता था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ नीलमंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी फाइल की थी। इसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा अपने हस्बैंड हेमंता पर फिजिकल असॉल्ट करने की शिकायत दर्ज करवा दी। हेमंता की कई सारी बातें जब वेरीफाई की गई तो वो सारी बातें सच निकली, जिसकी वजह से वो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था। पर पुलिस के लिए अशरफ अब प्राइम सस्पेक्ट था, जिसके बाद अशरफ का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। इसीलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लाकर इंटेरोगेट करती है। अशरफ बताता है कि उसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर था तो, लेकिन हेमंता से झगड़ा और पुलिस केस के बाद से उसने कुछ टाइम पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान की सच्चाई वेरीफाई भी हो गई थी, जिसके बाद अशरफ को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। पुलिस के सामने 2 और सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए पुलिस एक दिन उस क्लोथिंग स्टोर में पहुंची जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी। कॉल डिटेल्स और इन्वेस्टिगेशन में मिली नई लीड से इन दोनों को भी सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया गया। अब पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को तब शक हुआ जब ये पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी और नेक्स्ट डे वो लीव पर थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला वो शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और दोनों के बीच काफी कॉल्स एंड मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे। 2 सितंबर को भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। जब उस शख्स को कॉल किया गया तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, इसलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड से लास्ट डायल नंबर से कांटेक्ट किया
जो बेंगलुरु में रह रहे स्मृति रंजन का था। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाले शख्स का नाम मुक्ति रंजन रॉय है और ये उसका भाई है। पुलिस के हाथ धीरे धीरे गुनहगार की तरफ बढ़ रहे थे। आज से लगभग 6 महीने पहले जब मुक्ति रंजन इस क्लोथिंग स्टोर में काम करने आया था तो उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में ना सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ में वक्त भी बिताते थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता था। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया खटकने लगा। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों बट महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया था, साथ ही वो किसी से घंटों फ़ोन पर बात करती रहती थी। महालक्ष्मी के इस बदलते बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। महालक्ष्मी काफ़ी गुस्से वाली थी और इन सब बातों को लेकर उसके और मुक्ति के बीच झगड़े शुरू हो गए। महालक्ष्मी गुस्से में हाथ उठाने में भी पीछे नहीं रहती थी। वो झगड़े में मुक्ति पर हाथ भी उठा देती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह भी हो जाती थी। मुक्ति इमोशनली महालक्ष्मी से काफ़ी जुड़ा हुआ था। 1 सितंबर को वो आखिरी दिन था जब वो दोनों जॉब पर गए थे। उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है, जिस पर उसने मिलने से मना कर दिया। जब मुक्ति ने उससे ज़बरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी पुलिस में कंप्लेन करा दी। अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर ना सिर्फ पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब में पड़े सारे पैसे भी ले लिए। पिटाई और पैसे लुट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वो महालक्ष्मी से बात करना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा उसको कॉल करके मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी ने उसे घर पर आने की इजाज़त दे दी। 2 सितंबर की रात मुक्ति उसके घर मिलने जाता है, जहाँ पर फिर से इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर लगातार शादी का प्रेशर डाल रही थी। वो एक तरफ मुक्ति से शादी करना चाहती थी क्योंकि उसे उससे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसको पसंद नहीं था कि मुक्ति उसकी किसी भी कमी पर सवाल उठाए। लेकिन मुक्ति अब इस रिश्ते से तंग आ चुका था। वो समझ गया था कि जिस लड़की को सिर्फ पैसों का लालच हो और इसके कैरेक्टर पर सवाल हो तो ऐसे इंसान को जीवन साथी बनाना नामुमकिन है। इसी डिसएग्रीमेंट पर शुरू ही लड़ाई एक भयानक मोड़ पर आ गई। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और गुस्से में उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार किया और गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। रात का वक्त था और मुक्ति महालक्ष्मी की लाश के साथ इस कमरे में बैठा रहा। अपराध तो हो ही चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे बचाए। मुक्ति ने YouTube पर बॉडी को ठिकाने लगाने के तरीके भी सर्च किए। फिर उसने महालक्ष्मी की लाश को पंखे से लटकाने की कोशिश की, लेकिन घर पर ऐसा कुछ भी सामान नहीं था जिसके सपोर्ट से वो इसके ऊपर चढ़कर ऐसा कुछ कर पाता। इसलिए उसने ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। पूरी रात वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में प्लान आया और वो अगले दिन सुबह 11 बजे वहां से निकलकर पास की एक शॉप से धारदार चाकू खरीद कर लाया। पुलिस जब मर्डर वेपन को खोज रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास बर्तन की दुकान में लगे CCTV में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते नजर आया था। उसी चाकू से मुक्ति ने लाश के टुकड़े किए थे। पहले उसका प्लान था कि वो इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा देगा, लेकिन जिस जगह पर यह अपार्टमेंट था वहाँ उसे अपने पकड़े जाने का डर था। तभी मुक्ति की नजर घर पर रखे 165 लीटर के फ्रिज पर गई। उसने लाश के टुकड़े करके इसी फ्रिज में ये सोचकर भर दिए कि कई हफ्तों तक इसमें से बदबू नहीं आएगी और वो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे करके सब कुछ ठिकाने लगा देगा। ये सोचकर उसने सारे टुकड़े फ्रिज में भर दिए और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई भी निशान न रह जाए। फिर देर रात में बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गया। मुक्ति कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो था नहीं, ऐसे में उसे महालक्ष्मी के मर्डर करने का गिल्ट अंदर ही अंदर खाने लगा। वो समझ गया था कि उसने जो भी किया है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद वो बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली करके शहर छोड़ने को कहता है। जब स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे मिलकर वजह बताने की बात करता है। जब मुक्ति स्मृति से मिलता है तो वो अपना जुर्म कन्फेस कर लेता है और बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर 7 लाख रुपए खर्च किए थे और सोने की एक चैन भी दी थी। पैसे लूटने के बाद भी उसका और किसी के साथ अफेयर था और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे ही जान से मारने की धमकी दिलवाई।
सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति से शहर छोड़ने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से उड़ीसा के बहरामपुर के लिए निकल गया, जहां उसका भाई सत्यरंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुका और फिर वहां से निकलकर कहीं और चला गया। मुक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कश्मकश से जूझ रहा था, इसलिए वो वापस से फिर से अपने भाई सत्य के हॉस्टल में आता है। सत्य को कुछ तो एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में तो है, इसलिए जब वो पूछता है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्य को भी सारी सच्चाई बता देता है। 21 सितंबर को ये केस अब पुलिस की नजर में आ गया था। मुक्ति को भी पता चल गया था कि ये पूरा मामला अब खुल चुका है और एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए वो बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर की रात 10 बजे अपने माता पिता के पास पहुंचता है। रात का खाना खाने के बाद उसकी माँ को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से तो बहुत परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने माँ को भी सब कुछ बता दिया, बस उसने कत्ल करने के तरीके की बात छुपाई थी। 25 सितंबर सुबह 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल गया। मुक्ति के घर से कुछ ही दूर यहाँ से गुजरे लोगों को कब्रिस्तान में पेड़ से लटकी एक लाश मिलती है। मौके पर पहुंची उड़ीसा पुलिस को उस लाश के पास खड़ी स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है, जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और एक डायरी थी। पहचान करने पर ये कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ही था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। उड़ीसा पुलिस के थ्रू मुक्ति के घर वालों को ये खबर मिली, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, जो कुछ दिनों से उसी की तलाश कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति की डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट मिलता है, जिसमें मुक्ति ने अपना जुर्म कबूल किया था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी की और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया गया था। इस नोट में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी, जिससे साफ था कि मुक्ति ने ये नोट 13 तारीख या उससे पहले लिखा था। यानी कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि एक ना एक दिन वो पुलिस वालों की गिरफ्त में आ ही जाएगा। बेंगलुरु पुलिस हर तरफ से मुक्ति तक पहुंचने का अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले मुक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर स्मृति रंजन ने पहले ही पुलिस को इस बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता, लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता और ऐसे धर्म संकट में अक्सर लोग अपनों का ही साथ देते हैं। इस पूरे मामले के बाद मुक्ति के घर वालों का बुरा हाल था। वो अपने बेटे को अब खो चुके थे। ये केस दिखाता है कि दूसरों के लालच और धोखे की फितरत में ना सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि कई परिवार बर्बाद कर दिए। लोगों को समझना चाहिए कि प्यार में वफादारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई भी उस पर उंगली ना उठा सके और साथ ही साथ हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नए केस के साथ।